हमेशा पहले मैं आपसे, आपने जेनरिक सलाह तो दे दी, अब आप ये बताइए कि कोई 5 स्टॉक अगर किसी महिला को लेने हो इस समय तो वो कौन से होने चाहिए? सो आई विश कि आप डिस्क्लेमर दे देंगे, विच इज अ नॉर्मल रूटीन. सो हम सोच रहे हैं कि यू नो देर इज अ गुड बैलेंस ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप पोर्टफोलियो में रहना चाहिए. हम अभी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर पर पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं. सो वहाँ से मैं अगर पिक करना चाहूँ कोई 2 स्टॉक, तो अभी भी मैं इंडसइंड बैंक को पिक करती हूँ. और साथ में आई वुड से कि एज अ PSU लीडर एंड इक्वली गुड इन टेक्नोलॉजी मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ये 2 बैंकिंग से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छे लग रहे हैं ये लेवल से भी. एक जो दूसरा शेयर हम रेकमेंड करते हैं इज़ ब्रिटानिया, विच इज़ द बिस्किट प्लेयर. और अगर 2 नए फ्लेवर जो मिड कैप में, अगर स्मॉल कैप मिड कैप में मैं देना चाहूँ, तो हम लोगों को एक महाराष्ट्र सीमलेस करके है, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है. वहाँ पर बहुत अच्छा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आएगा एंड इट्स अ ज़ीरो डेट कंपनी. और एक नए में है तो हमें डीलिंक अच्छा लग रहा है जी. तो कई which is into networking business, once again a zero debt company. Yes. डी-लिंक, ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक, ये कुछ प्रिफर्ड चॉइसेस हैं हमेशा जी की ओर से. लेकिन स्वाति जी, अब आज की डेट में हर वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन वो महिलाएं जो ज़्यादा स्किल्ड या फिर एजुकेटेड नहीं है, या फिर जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकती है? क्या टिप्स आप देंगे उनको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ बैंक अकाउंट. अभी आजकल बहुत ईजी है. प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सब all women should have a bank account, or everybody should have a bank account. So first of all do that. और women वैसे भी entrepreneur है, क्योंकि वो network effect उनकी जो है, they work with other women very easily, they look after their children easily, and they can do multiple things, multitasking कर सकते हैं. तो that's a very entrepreneurial thing to do. They can start by small businesses working from home, and then go out and work with other women to make larger businesses. So that way I think that women can become self-sufficient. आजकल सभी प्रोफेशन में women की ज़रूरत है. टीचिंग है, मेडिसिन है, आर्ट है, म्यूज़िक है, कल्चर है. तो the sky is the limit. Absolutely, sky is the limit. और आज इनफैक्ट इस मौके पर जो विमेन पावर है उसके सारे ही स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं. पूजा हमारे साथ हैं, हमारी रिसर्च जैसे. पूजा, आपको भी बधाई हो फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इनफैक्ट आप एक पावर पैक डेटा लेकर आई हैं मोस्ट पावरफुल विमेन का. जी, बताइए प्लीज. उस लिहाज से जिसमें कि हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी रिच हैं, काफ़ी अमीर हैं. तो उसकी सूची हम लेकर आए हैं. 5 रिचेस्ट इंडियन वुमेन की लिस्ट है हमारे पास, उनकी हम बात करेंगे. तो इसमें इस सूची में जो सबसे पहला नाम है वो है इंदु जैन का, जो कि बेनेट कोलमैन की चेयरपर्सन है. और इंदु जैन का जो नेटवर्थ है वो करीब 20,600 करोड़ के पास का है. और विश्व में अमीरों की जो सूची है उसमें वो 550वें नंबर पर ही आती हैं. और टाइम्स ऑफ इंडिया और ET जैसे प्रसिद्ध अखबार भी ये चलाती हैं. तो ये जो रिचेस्ट वुमेन के जो सूची है उसमें ये पहले नंबर पर आती है. इसके अलावा स्मिता कृष्णा गोदरेज ये दूसरे नंबर पर आती हैं. इनका विश्व में अमीरों की सूची पर 810वें स्थान पर है. और अरबपतियों की सूची में ये पहली बार शामिल हुई हैं. और इनका जो टोटल नेटवर्क है वो करीब 14,630 करोड़ का है. तीसरे नंबर पर है लीना तिवारी. ये इनका जो है अरबपतियों की सूची में ये भी पहली बार शामिल हुई हैं. और प्राइवेट कंपनी USV फार्मा की चेयरपर्सन और मालिक है. और भारत में अमेरिका की जो सूची है उसमें 46th रैंकिंग है इनकी. इसके अलावा विनोद गुप्ता, ये चौथा नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है. भारत में अमेरिका की सूची 74वें पायदान पर है. और इनका जो टोटल नेटवर्क है वो 7,300 करोड़ का है. और हेवल्स के जो फाउंडर हैं QR गुप्ता, उनकी ये पत्नी हैं. तो ये चौथे पायदान पर है. इसके अलावा जो 5वें नंबर पे जिनका नाम है वो है किरण मजूमदार, जो कि काफ़ी नोन नेम है. फोर्ब्स के मुताबिक इनका मानना है कि जो इंडिया के रिचेस्ट जितने भी लोग हैं उसमें ये सेल्फ मेड वुमेन है. और इनका जो टोटल नेटवर्क है वो करीब 6,000 करोड़ के आसपास का है. और लिस्टेड कंपनी बायोकॉन की भी ये MD और चेयरमैन पर्सन है. तो ये कुछ ऐसी पाँच महिलाओं की लिस्ट हमने जारी की सूची है जो कि भारत की अमीर
महिलाओं में से एक है। और इन पांचों में से आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करती हैं? मुझे किरण मजूमदार शाह काफ़ी इंस्पायर करती हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जी। ये सेल्फ मेड हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से फार्मा इंडस्ट्रीज को चला रही है, तो मुझे ये काफ़ी इंस्पायर करती है। जी चलिए, शुक्रिया पूजा आपका। किरण मजूमदार शाह की बात की है तो बायोकॉन की बात कर लेते हैं, जो कि एक कांस्टेंट परफॉर्मर रहा भी है। अमीषा जी, ये बायोकॉन पर आपका व्यू क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि पिछले 2 साल में स्पेशली एक वाइब्रेंट मूवर रहा है? और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि पूरे ही फार्मा स्पेस में ऑलरेडी हम थोड़ा सा ट्रम्प का डर भी देख रहे हैं, उनके नए सिस्टम पर जो कामकाज करें, जिस तरह के ट्वीट्स आए हैं, तो कोई ट्रम्प प्रूफ स्टॉक्स भी आपको फार्मा में नजर आता है क्या? Correct. I think after a long consolidation for almost 5 years post listing, last 2 साल में Biocon has done very well, both as a company. Some of their products are also in the final stages of launching, which are supposed to be mega products, and the stock has also started doing well. मुझे लगता है ये momentum maintain रहेगा Biocon में. The stupendous rise जो आया वो स्टीपनेस थोड़ा कम हो जाए, री रेटिंग हो चुका है, बट ग्रोथ अभी भी रहेगा। ऑलराइट, चलिए इस बीच एक इंटरेस्टिंग मूव देख लेते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 80 पॉइंट ऊपर 20,700 के पार इस समय ट्रेड कर रहा है। जो फ्रंट लाइन निफ्टी है वो भले ही 8950 के आसपास हो, लेकिन निफ्टी बैंक पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है। एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक के जो गेनर्स हैं उसमें अच्छा रुझान। कोटक महिंद्रा बैंक ऑब्वियसली 2.25% ऊपर है। इंडसइंड बैंक, अमीषा ने बात की अभी भी, ये करीब 0.5% ऊपर है। यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन काउंटर पर अच्छा रुझान है। एसबीआई करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। अमीषा, ये जो अगर हम इंडेक्स को देखें और उसमें जिस तरह से लीडरशिप डायनामिक्स थोड़े चेंज हुए हैं इस लेग में रैली के, चाहे वो रिलायंस हो या फिर टीसीएस जैसे स्टॉक्स हो, आप बैंकिंग स्टॉक्स पे ओवरऑल वेटेज थोड़ा घटाने की सलाह देंगी और मे बी थोड़ा फंड आप यहाँ पर शिफ्ट करने की सलाह देंगी इन स्टॉक्स में, या फिर यू विल रिटेन बैंकिंग में जो एक्सपोजर है वो और कहीं और घटाएंगी आप? मुझे लगता है कि इंडेक्स में बैंकिंग का वेटेज और फाइनेंस का मिलाकर कुछ अभी भी 28 से 30% के बीच में है, तो मैं उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो में नहीं रेकमेंड करती हूँ। ऑफ कोर्स उससे थोड़ा कम ही रेकमेंड करती हूँ, बट द बास्केट इज इंडेक्स एज वेल एज नॉन इंडेक्स स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक मुझे मीडियम टर्म, जैसे कि 8 से 12 महीने का मैं व्यू लूँ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है इन शॉर्ट टर्म उसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी और आने का या तो पेन आने का पॉसिबिलिटी इज़ नॉट रूल्ड आउट, क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स मार्केट एक्सपेक्ट्स कि बड़े अकाउंट पूरे रिजॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक वो देखना चाहिए कि इतने जल्दी रिजॉल्व होते हैं जब बड़े एनपीए अकाउंट है, कि वो मोमेंटम थोड़ा और टाइम लेता है। एंड इन द मीन टाइम हाउ द डेट मार्केट and treasury gains is also shaping up post Fed rate hikes etc. So I think that term hikes etc. long term मुझे लगता है जी। तो ये बैंकिंग स्टॉक्स पर व्यू आपने सुना अमीषा जी का, लेकिन स्वाति, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता भी रही थी कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं अभी भी जहाँ पर विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, तो एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए जो वर्क प्लेस पॉलिसी होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और जो सेफ्टी प्रोविजंस है, इन पर और कामकाज करना या फिर इनको और एनकरेज करना कितना ज़रूरी है? So I think so that women must enter the workforce. We will increase our GDP by nearly 2% if 50% of the population becomes economically advantageous. That means that they contribute to the economy. So that way women participation in business or in Indian economy is so critical कि उनकी जो production है, use है, services है, so we can increase that. Of course, women's safety is important. In my company, I pay a lot of attention to that, especially if women who have children, we kind of give them flexible hours. I think more people need to do that. And also in the company, treating women with respect. In many companies, you don't find that. I am very particular about it, how we talk to our women employees, how we talk to each other. It should always have respect. It should always be with care and compassion.
And so we are very particular about both safety and respect for women in the workplace. बिल्कुल. ऑल राइट स्वाति, अप्रिशिएट योर प्रेजेंस. शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं पूरे जी मीडिया फैमिली की तरफ से. अमीशा, कमिंग बैक टू यू. अब देखिए, जो ऑब्वियसली कोई अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने आता है तो क्या क्या करना चाहिए ये जानना तो ज़रूरी है, क्या नहीं करना चाहिए ये भी ज़रूरी है. अवॉइड सेक्टर्स कौन से हैं आपके लिए इस समय? आई थिंक अब अमीशा से संपर्क टूट गया है. हम फिर से उनके पास चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार ये भी देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ और सेंटिमेंट इस समय कैसा है. थोड़ा इवनली ही प्लेस्ड है. जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं करीब 750 के आसपास है. नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 627 के आसपास इस समय देखने को मिल रही है. और आज इंटरेस्टिंग मूव फिर से एक बार आप देखिए, जो कल भी हमने इनफैक्ट इस पर बातचीत की थी. ये राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में कुछ एक स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है, तो इस पर आज भी आप नज़र रख सकते हैं. जैसे आज भी हमने देखा डेल्टा कॉप जैसे काउंटर्स में अच्छा मूव देखने को मिला था, तो इन काउंटर्स पर नज़र रखी जा सकती है. आज और एक काउंटर जहां पर फिर से एक बार अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ख़रीदारी है वो है बॉम्बे बर्मा. ये करीब 4.25% ऊपर. अमीशा आई थिंक हमारे साथ अब कनेक्टेड है. अमीशा, सॉरी, आई थिंक देयर वाज अ डिसकनेक्शन. मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अवॉइड सेक्टर्स कौन से लग रहे हैं आपको इस समय मार्केट में? अवॉइड सेक्टर्स, मुझे लगता है कि अक्रॉस मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सिलेक्टिव रहने की ज़रूरत है. एक्शन बहुत है, बट एट द सेम टाइम जहाँ पर फंडामेंटल बैकअप नहीं है, ऐसे भी बहुत काउंटर में एक्शन है, तो वहाँ पर बहुत सिलेक्टिव रहने की ज़रूरत है. वैल्यूएशंस आर ऑलमोस्ट एट 5 years हाई इन मिड कैप और मे बी लॉन्गर, तो वहाँ पर थोड़ा कॉशन रखने की ज़रूरत है. जी, लेकिन अमीशा जी भी मार्केट की डायरेक्शन कैसी लग रही है? यूपी इलेक्शंस के आउटकम से पहले हम थोड़ी सी कॉशियसनेस कहें या फिर कहें कि एक रेंज में कामकाज हो रहा है, मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं इन अ रेंज, लेकिन अगर इलेक्शंस एनडीए के फेवर में आते हैं तो, और अगर फेवर में नहीं आते हैं तो, दोनों ही सिचुएशंस में मार्केट का रिएक्शन कैसा हो सकता है 11 मार्च के बाद? मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ही अच्छा, रेंज बाउंड जो आप बोल रही हो, मुझे लगता है कि इट इज़ शोइंग वेरी गुड रेजिलियंस टू द इम्पेंडिंग अनसर्टनिटी इफ़ एनी. बट जैसे कि बताया कि अगर फेवरेबल वोट आता है, इन फेवर आता है, तो आई थिंक मार्केट विल ट्राई एंड स्केल द ऑल टाइम हाई, विच टू मी लुक्स अ गुड पॉसिबिलिटी. And in case the results are not as favorable, then मुझे लगता है कि एक small correction set in हो जाएगा. फिर भी मुझे लगता है वो correction 8650 8700 पर stop हो जाएगा और वहाँ पर consolidate होके markets will reattempt to cross all time high. Right. अमीशा, साथ ही ये इलेक्शन का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ओवरहैंग रहेगा मार्केट पर जब तक ये रिजल्ट्स आ नहीं जाते हैं. मार्केट विल डिसाइड इट्स कोर्स. लेकिन उसके बाद जो अगला बड़ा थीम है वो है जीएसटी, जो कि जुलाई में रोल आउट होने वाला है. उसका एंटिसिपेशन में हमने कई सारे पॉकेट्स में काफ़ी अच्छा मूव देखा है. जैसे पूरा ही जो लॉजिस्टिक स्पेस है उसमें हमने काफ़ी वाइब्रेंसी देखी है. आइडियली एफएमसीजी विल बी इम्पैक्टेड. आपको कुछ और स्टीम दिख रही है क्या लॉजिस्टिक स्पेस में? मुझे लॉजिस्टिक नहीं, मुझे लगता है कि लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड प्ले काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि पूरी प्लाईवुड इंडस्ट्री है, नंबर ऑफ ऑटो एंसिलरी, ऑटो रिप्लेसमेंट पार्ट्स है, वो जो सेक्टर है जहाँ पर मुझे लगता है कि जीएसटी से कंसोलिडेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा एंड देयर विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तो जैसे सेंचुरी प्लाई है, जमुना ऑटो है, ये सब स्टॉक्स हम लोग वो एंगल से काफ़ी देखते हैं. जी, एक लास्ट क्वेश्चन अमीशा, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के में जो मूव आया है 1000 के लेवल से 1300 तक, अब क्या करना चाहिए? क्या सलाह दी आपने क्लाइंट्स को? देखिए, मुझे लगता है कि अभी टेलीकॉम का वैल्यूएशन थोड़ा बिल्ड हो रहा है एंड लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी वो पेड जाएंगे.
तो I think it's a very positive move. The stock after having this run may consolidate for a while, but I think it's still a hold. One should continue to keep it in the portfolio.